स्वागत है आपका। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी यादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। बता रहे हैं आपको कि पार्टी मुख्यालय पर ही बैठक हो रही है। 3 क्षेत्रों के नेताओं के साथ ये बैठक जारी है। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही कई एमपी, एमएलए और नेता भी बैठक में शामिल हैं। बैठक में चौथा लोकसभा सीटों को लेकर भी मंथन हो रहा है। केंद्र के सभी मंत्रियों का जिलों में प्रवास होगा, ये भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है। साथ ही अमित शाह, जेपी नड्डा का भी प्रवास कार्यक्रम है, ये भी बताया गया है। हम संगठन में भी आंशिक बदलाव करेंगे, ये भी कहा है भूपेंद्र सिंह चौधरी ने। एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी एमपी, एमएलए भी बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी अपडेट सामने आई है। बैठक फिलहाल चल रही है। इस बैठक में अलग अलग मुद्दों को लेकर मंथन होगा, जैसे कि एमएलसी का चुनाव यानी कि विधान परिषद का चुनाव, आगामी 2024 लोकसभा का चुनाव और जो चौथा सीटें 2019 से बीजेपी ने हारी थी, उन सीटों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ये भी बताया कि अमित शाह और जेपी नड्डा का प्रवास होगा उत्तर प्रदेश में और जो सीटें हारी गई हैं उन सीटों पर जाकर ये तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं वो प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। तो बीजेपी ने एमएलसी चुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी है। जो बैठक है वो फिलहाल चल रही है। इस बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह चौधरी और धर्मपाल सिंह कर रहे हैं। ये बैठक काफी ज्यादा अहम है। बीजेपी लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, रणनीति बना रही है। मंथन हो रहा है, इस पार्टी मुख्यालय पर हो रही है इस बैठक में। ये बड़ी अपडेट सामने आई है। बैठक के इससे जुड़ी हुई 3 क्षेत्रों के नेताओं के साथ बैठक की जा रही है। ये अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। यहाँ नगर निकाय से संबंधित एमएलसी की जो 5 सीटें हैं, 3 स्नातक की, 2 शिक्षक की, हमने 5 अपने प्रत्याशी घोषित करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमने पूरी तैयारी की है चुनाव के लिए। तो चुनाव में रणनीतिक रूप से चुनाव हमें जीतने के लिए लड़ना है। हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम का विभाजन करके कार्य करते हैं और वोटों से किस प्रकार से मतदाताओं से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। इसका पूरा तैयारी के सिलसिले में आज ये बैठक है। सर, नड्डा साहब भी आ रहे हैं। बाकी जो लोकसभा सीटें पिछली बार हारी थी उस पर विशेष जो है फोकस है इस बार का। केंद्रीय पार्टी लोकसभा प्रवास योजना करके केंद्र की पार्टी की योजना है भारतीय जनता पार्टी। उसमें सभी भारत सरकार के माननीय मंत्रियों को क्लस्टर बनाकर ये काम दिया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गाजीपुर में कार्यक्रम है। तो वही एक व्यवस्था है जो पार्टी की अलग अलग नेताओं के प्रवास के कार्यक्रम उसमें लगेंगे केंद्रीय स्तर पर। सर, एक फोकस उन सीटों पर है जो पिछली बार जो सीटें नहीं मिली थी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। 14 सीटें ऐसी हैं। 16 सीटें ऐसी थी जो नहीं जीत पाए थे, लेकिन बाद में लोकसभा की 2 उपचुनाव में हम लोग जीत गए। तो केंद्रीय जो योजना में है वो 14 सीटें हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई में पार्टी की इकाई भी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी दृष्टि से हम लोग भी कार्य योजना बनाकर सभी अपने वरिष्ठ लोगों को लोकसभा का काम देंगे। संगठन में बदलाव की भी खबरें आ रही हैं। 16-17 के बाद कार्य बदलाव कुछ नहीं होगा। बदलाव तो पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल संभवतः लोकसभा चुनाव तक हो जाएगा, ऐसी चर्चा है। उसमें आंशिक परिवर्तन की अनुमति मैंने निवेदन किया है केंद्रीय पार्टी से। जैसा अनुमोदन होगा उसी से आगे बढ़ेगा। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे आशीष वर्मा से। आशीष, देखिए अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को सुन रहे थे आप, जिनकी तरफ से बताया गया कि आगामी चुनावों को लेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका भी प्रवास रहेगा उत्तर प्रदेश में। जो हारी हुई सीटें हैं, चौथा सीटें, उन पर खासा जोर रहने वाला है। संगठन में भी आंशिक बदलाव की बात को कबूला है भूपेंद्र सिंह चौधरी ने। तमाम अनेकों बातों को भी बताया गया है। फिलहाल क्योंकि बैठक हो रही है, बैठक को लेकर क्या अपडेट आपके पास है? कब से बैठक चल रही है? कौन कौन इसमें शामिल है? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर दोपहर 12 बजे से बैठक रखी गई थी। बैठक हालांकि खत्म हो चुकी है। बैठक में अगर देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ साथ महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद रहे। साथ ही साथ कई जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या नेता है वो इस बैठक में मौजूद रहे हैं।
जिस तरीके से विधान परिषद का चुनाव है उसको लेकर के ये बैठक रखी गई थी। विधान परिषद के चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत जो है इस चुनाव में झोंके, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सके। हालांकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि संगठन में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे, उसके लिए भी भूपेंद्र सिंह चौधरी ने हालांकि अभी पूरी तरीके से ये नहीं कहा कि कौन से चेहरे होंगे, लेकिन दिल्ली में मीटिंग के बाद कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज बैठक रखी गई थी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर, जिसमें चुनाव को लेकर के चर्चा की गई है कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए आशीष वर्मा। तो बैठक फिलहाल चल रही है पार्टी मुख्यालय पर और इस बैठक में चौथा लोकसभा सीटों को लेकर मंथन भी हो रहा है और क्षेत्र के सभी एमपी एमएलए बैठक में मौजूद हैं। केंद्र के सभी मंत्रियों का जिलों में प्रवास भी होगा। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने यह बयान भी दिया है। अमित शाह, जेपी नड्डा का भी प्रवास कार्यक्रम होगा, ये भी कहा है। हम संगठन में भी आंशिक बदलाव करेंगे, ये भी कहा है भूपेंद्र सिंह चौधरी ने। एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी एमपी एमएलए बैठक में मौजूद हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर आईटी के रेड का मामला ये है। भोजपुरी सिनेमा में खपाया गया कंपनी का कालाधन। कर्मचारियों के बैंक खातों का इसमें प्रयोग किया गया। डायरी में मिली है सूचनाओं की छानबीन चल रही है। 1 करोड़ कैश के साथ 10 करोड़ की हेराफेरी मिली है। कंपनी की हार्ड डिस्क, कंप्यूटर कब्जे मिली गई है। मैन पावर सप्लाई कंपनी रॉयल टेक मैनेजमेंट पर भी छापा। एल्डिको उद्यान 2 स्थित कार्यालय पर भी आईटी की रेड। सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी से इस कंपनी के संबंध बताए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ से सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर आईटी की रेड का मामला ये है। भोजपुरी सिनेमा में कंपनी का कालाधन खपाया गया है। कर्मचारियों के बैंक खातों का इसमें प्रयोग भी किया गया है। डायरी में सूचनाओं की छानबीन भी मिली है। 1 करोड़ कैश के साथ 10 करोड़ की हेराफेरी भी मिली है। कंपनी की हार्ड डिस्क, कंप्यूटर भी कब्जे में ले ली गई है। मैन पावर सप्लाई कंपनी रॉयल टेक मैनेजमेंट पर भी छापा पड़ा है। एल्डिको उद्यान 2 स्थित पर भी आईटी ने रेड मारी है। तो सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी से इस कंपनी के संबंध बताए गए हैं। सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर आईटी की रेड से बड़ी खबर है ये जुड़ी हुई। भोजपुरी सिनेमा में कंपनी का कालाधन का इस्तेमाल किया गया है। कर्मचारियों के बैंक खातों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। और अधिक जानकारी हम लेंगे आशीष वर्मा से। आशीष, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ के सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी में बीते दिनों आईटी की छापेमारी की गई थी। हालांकि ये लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित कंपनी है। आईटी के जब अधिकारी सुबह 9 बजे पहुंचे थे तब ये छापेमारी की गई थी। यानी कि अगर देखा जाए तो करीब ये 12 जनवरी का मामला है, यानी कि इसी महीने का मामला है। और अब आईटी विभाग की तरफ से जो कार्रवाई की गई है सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऊपर, उसका जिक्र किया गया है। कंपनी में अगर देखा जाए तो कई करोड़ों रुपए का घपला बताया गया है। करीब 10 करोड़ की हेराफेरी का मामला सामने आया है। आईटी विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने कंपनी के कुछ जो अहम जो दस्तावेज कहे जा सकते हैं वो जब्त किए हैं। एक डायरी जब्त की गई है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जब्त की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए जो वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे थे, उन कर्मचारियों के जो बैंक खाते हैं उनको भी आईटी विभाग के जो अधिकारी हैं वो खंगाल रहे हैं। क्योंकि 10 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला है। और साथ ही साथ भोजपुरी सिनेमा अगर बात की जाए तो उसमें भी कंपनी का पैसा खपाया गया है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के आईटी विभाग के अधिकारी हैं अब उन कर्मचारियों कंपनी में काम
कर रहे थे उनके बैंक खाते खंगालेंगे। साथ ही साथ जो हार्ड डिस्क ली गई है उस हार्ड डिस्क से भी डेटा निकाला जाएगा कि लखनऊ के साथ साथ और कौन कौन लोग हैं जिसके खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के IT विभाग की छापेमारी की गई थी और छापेमारी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। बहुत धन्यवाद आपका आशीष वर्मा जानकारी देने के लिए हमको इस खबर के बारे में। तो 1 करोड़ कैश के साथ 10 करोड़ की हेराफेरी भी मिली है। बता रहे हैं आपको कंप्यूटर कब्जे में लिया गया है, कंपनी की हार्ड डिस्क को भी कब्जे में लिया गया है। मैन पावर सप्लाई कंपनी रॉयल टेक मैनेजमेंट पर भी छापा पड़ा है। एल्डिको उद्यान 2 स्थित कार्यालय पर भी IT की रेड देखने को मिली है। सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी से इस कंपनी के संबंध बताए गए हैं। सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर IT की रेड का मामला, ये बड़ी खबर है। भोजपुरी सिनेमा में इस कंपनी का कालाधन लगाया गया है। कर्मचारियों के बैंक खातों का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। और वे लखनऊ से ही एक और बड़ी खबर है। कारोबारी से 1 करोड़ की ठगी हुई है। वाराणसी के कारोबारी अब्दुल्ला अंसारी से ठगी हुई है। मकान दिलाने के नाम पर 1 करोड़ की ठगी हुई है। पीड़ित ने गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जालसाजों ने किया था मकान का 1.5 करोड़ का सौदा, पर पीड़ित ने 49 लाख रुपए आरोपियों के खाते में भी भेजे। जालसाजों ने कारोबारी से 51 लाख कैश भी लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। जालसाजों ने कारोबारी से 51 लाख कैश भी लिया है। कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। बता दें कि वाराणसी के कारोबारी अब्दुल्ला अंसारी के साथ ठगी हुई है। मकान दिलाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। पीड़ित ने गोमती नगर थाने में केस भी दर्ज करवा दिया है। जालसाजों ने 1.5 करोड़ का में सौदा किया था मकान का। पीड़ित ने 49 लाख रुपए आरोपियों के खाते में भी भेजे। जालसाजों ने कारोबारी से 51 लाख कैश भी लिया है। कारोबारी से 1 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। कारोबारी अब्दुल्ला अंसारी है जो जिसे ठगी हुई है। वाराणसी के मकान दिलाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। पीड़ित ने गोमती नगर थाने में केस भी दर्ज करवा दिया है। जालसाजों ने मकान का 1.5 करोड़ में सौदा किया था। पीड़ित ने 49 लाख रुपए आरोपियों के खाते में भी भेजे हैं। जालसाजों ने कारोबारी से 51 लाख कैश भी लिया है। कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। बड़ी खबर सामने आई है। वाराणसी के कारोबारी अब्दुल्ला अंसारी के साथ ठगी हुई है। मकान दिलाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। पीड़ित ने इसी संबंध में गोमती नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। जालसाजों ने 1.5 करोड़ का सौदा किया था। पीड़ित ने 49 लाख रुपए आरोपियों के खाते में भी भेजे हैं। बीजेपी का 2024 चुनाव के लिए मास्टर प्रूफ प्लान सामने आया है। 14 सीटों के लिए तैयार किया गया है मास्टर प्रूफ प्लान। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता टीम को जिम्मेदारी दी जाएगी। घर घर बताएंगे केंद्र और राज्य सरकार की योजना ये कार्यकर्ता। साथ ही अमित शाह, जेपी नड्डा एक सीट पर रैली करेंगे। 20 जनवरी को जौनपुर, गाजीपुर में रैली की शुरुआत होगी। 26, 27 और 30 जनवरी को अमित शाह दौरा करेंगे। 30 जनवरी को अमित शाह सहारनपुर में रैली करेंगे। श्रावस्ती और अंबेडकर नगर सीट पर भी रैली होगी। हारी हुई सीट पर केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी भी लगेगी। 14 सीटों पर लाभार्थियों से संवाद की योजना भी तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी अब आगामी चुनावों को लेकर मास्टर प्रूफ प्लान के साथ आगे बढ़ रही है, जो कि तैयार कर लिया गया है बीजेपी के द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता टीम को जिम्मेदारी दी है। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। घर घर तमाम जो कार्यकर्ता है वो जाएंगे और केंद्र और राज्य की योजनाओं को बताया जाएगा। 20 जनवरी को जौनपुर, गाजीपुर में रैली की शुरुआत जो है वो की जाएगी। 26, 27 और 30 जनवरी को अमित शाह, जेपी नड्डा पहुंचेंगे अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश के, और वो भी खासतौर से वो जिले होंगे
ये चौथा जिले है जहां पर बीजेपी हार चुकी थी, सीटें गंवा चुकी थी 2019 में। हालांकि 16 सीटें ये थी, लेकिन लोकसभा का जिस तरीके से उपचुनाव हुआ तो उसमें 2 सीटें बीजेपी को मिली है। इसलिए चौथा सीटों पर गहनता के साथ अब जीतने के लिए तैयारी की जाएगी। 16-17 जनवरी को बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होनी है। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। पार्टी दफ्तर और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठक होनी है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि 17 जनवरी को पीएम मोदी बैठक को संबोधित भी करने वाले हैं। तो वही 16 जनवरी को खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी अपडेट है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और साथ ही साथ अगले साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रह सकते हैं जेपी नड्डा। ये अहम जानकारी सामने आई है बैठक से जुड़ी हुई, जो की है बीजेपी कार्यकारिणी की। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर भी गहनता के साथ चर्चा जो है वो की जाएगी, क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं 9 राज्यों में। इसी के संबंध में बीजेपी बैठक करेगी और हर चुनावों को लेकर मंथन किया जाएगा, एक रणनीति बनाई जाएगी। पीएम मोदी की मौजूदगी में, अमित शाह की मौजूदगी में, जेपी नड्डा की मौजूदगी में, साथ ही अगले साल तक 2024 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रह सकते हैं जेपी नड्डा। विधानसभा चुनाव जो कि 9 राज्यों में होने हैं, उनको लेकर भी गहन चर्चा होगी। 16-17 जनवरी को बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि पार्टी दफ्तर और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठक होनी है। पीएम मोदी का संबोधन भी होगा, पीएम मोदी संबोधित करेंगे 17 जनवरी को। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। अगले साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रह सकते हैं जेपी नड्डा। आगे बढ़ेंगे। रिफॉर्म क्लब में पुण्यतिथि कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने शिरकत की है। मनोज पांडे की मां की पुण्यतिथि में शामिल हुए हैं। मनोज पांडे की मां को अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी है। मनोज पांडे और परिजनों से मुलाकात की है। रायबरेली में सपाइयों ने अखिलेश का भव्य स्वागत भी किया है और इससे जुड़ी तस्वीरें भी देखिए सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, जहां पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया है अखिलेश यादव का जैसे वो पहुंचे रायबरेली। तो मनोज पांडे की मां की पुण्यतिथि थी, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं अखिलेश यादव और उन्होंने उनकी मां को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करी है। साथ ही परिवार से भी मुलाकात करी है मनोज पांडे के। रायबरेली में सपाइयों ने अखिलेश यादव का भव्य स्वागत भी किया है। रिफॉर्म क्लब में पुण्यतिथि कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने शिरकत की है। तो मनोज पांडे की मां की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव और उनका भव्य स्वागत हुआ है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। रायबरेली में सपाइयों ने अखिलेश का जमकर स्वागत किया है। रिफॉर्म क्लब में पुण्यतिथि कार्यक्रम हुआ था, जिसमें पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव ने मनोज पांडे और साथ ही उनके परिवार से मुलाकात करी है और उनकी मां को श्रद्धांजलि भी दी है। तो वहीं देखिए अखिलेश यादव ने परिवार से मुलाकात कर ली है और मनोज पांडे की मां को श्रद्धांजलि भी दे दी है। ये बड़ी अपडेट सामने आई है। रायबरेली का दौरा है अखिलेश यादव का और वो रिफॉर्म क्लब पहुंचे, क्योंकि वहां पर मनोज पांडे की मां की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव शिरकत की उन्होंने और उनके परिवार से भी मुलाकात करी है, शोक संवेदना प्रकट करी है। और अब बड़ी खबर नोएडा से है। एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करी है। थाना एक्सप्रेसवे इलाके में नकली घी पकड़ा गया है। ब्रांडेड कंपनी का लेबल लगाकर घी की सप्लाई हो रही थी। वाजिदपुर गांव में घर के अंदर नकली घी बनाया जाता था। 240 किलो नकली घी बरामद हुआ है। 300 से 400 रुपए किलो ये जो घी है वो बेच रहे थे ये लोग। संदीप चौहान नाम के आरोपी के घर से पकड़ा गया है नकली घी
और ये तस्वीरें भी सामने आई है। इस नकली घी के ऊपर ब्रांडेड कंपनी का लेबल भी लगाया जाता था और नकली घी जो है वो लोगों को सप्लाई भी हो रहा था, यानी कि साफ तौर पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। 240 किलो नकली घी बरामद हुआ है और जो उपकरण थे वो भी मौके से बरामद किए गए हैं। संदीप चौहान नाम का ये आरोपी था जिसके घर से ये नकली घी पकड़ा गया है। थाना एक्सप्रेसवे पर इलाके में पकड़ा गया है नकली घी। ब्रांडेड कंपनी का लेबल लगाकर घी सप्लाई हो रहा था। वाजिदपुर गांव में घर के अंदर नकली घी बनाया जा रहा था। 240 किलो नकली घी बरामद हुआ है और 300 से 400 रुपए किलो में लोग घी बेचा करते थे। संदीप चौहान नाम का ये व्यक्ति है। एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करी है। नोएडा में सफलता मिली है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले इन तमाम जालसाजों को गिरफ्तार करने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल ये जो नकली घी है वो बरामद हुआ है। 240 किलो इसकी मात्रा बताई जा रही है। संदीप चौहान नाम के आरोपी के घर से नकली घी जो है वो पकड़ा गया है। बड़ी खबर लखनऊ से ही घंटाघर पर आयोजित किया गया है पतंग महोत्सव। नगर निगम ने पतंग महोत्सव का आयोजन किया है। पतंग महोत्सव का लुत्फ उठाने लोग पहुंचे हैं। पतंग महोत्सव में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी शामिल हुए। लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया भी महोत्सव में पहुंची। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे यूपी के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा। तो देखिए आज क्योंकि मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का भी अलग महत्व होता है। लोग पतंग उड़ाते हैं और इसलिए लखनऊ में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। लखनऊ से बड़ी खबर है। पतंग महोत्सव का लुत्फ उठाने लोग पहुंचे हैं। पतंग महोत्सव में नगर आयुक्त इंद्रजीत शामिल हुए। मेयर संयुक्ता भाटिया भी शामिल हुई हैं और यूपी के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी पहुंचेंगे कार्यक्रम में। पतंग महोत्सव का आनंद लोग उठा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। रंग बिरंगी पतंगे हैं। मकर संक्रांति के पर्व के मौके पर क्योंकि लोग पतंगबाजी करते हैं और पतंग उड़ाते हुए तमाम लोग देखे जा रहे हैं। रंग बिरंगी पतंगे हैं जिनका लुत्फ लोग उठा रहे हैं। तो नगर निगम के द्वारा खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है लखनऊ में, जिसमें मेयर संयुक्ता भाटिया भी पहुंची है, आयुक्त भी पहुंचे हैं, नगर आयुक्त। उसमें अगर मांझा जो है वो बहुत तार वाला ना लगाया जाए तो ऐसे हादसे नहीं होते हैं। और पहले पतंगे बहुत उड़ती थी, इस प्रकार के हादसे पहले नहीं होते थे। अब जब से सिंथेटिक डोरे आने लगी हैं तब से ये हादसे होने लगे हैं। पतंगबाजी करें, अपने शौक पूरे करें, लेकिन किसी की जान ना जाए, किसी को कष्ट ना हो, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए अपने उत्सवों को और अपने कार्यक्रमों को मनाना चाहिए। यूपी के फतेहपुर जिले में वर्ष 2011 में हुए फरहत फातिमा उर्फ जीनत हत्याकांड में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभियुक्त इरफान उर्फ गुड्डू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने अभियुक्त इरफान अहमद को जघन्य हत्याकांड का दोषी मानते हुए किसी तरह की राहत न देकर आजीवन कारावास की कठोर सजा के साथ अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। बता रहे आपको कि फरहत फातिमा उर्फ जीनत के हत्याकांड के मामले में ये सजा सुनाई गई है। मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी है। लगभग 6 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। श्रद्धालु आज और कल भी स्नान करेंगे। लगभग 30 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगम के रास्ते जनसैलाब उमड़ा है। 15 घाटों पर डुबकी लगाने की व्यवस्था की गई है। मेले में सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 5 ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है। 2800 बसों का संचालन किया गया है। रेलवे ने भी 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं।
महापर्व पर आज संगम नगरी प्रयागराज में दूसरा स्नान पर्व माना जा रहा है। तीर्थों के राजा कहा जाने वाला तीर्थराज प्रयागराज के संगम क्षेत्र में गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किस तरीके से सुरक्षा मुस्तैद है, हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय खत्री जी। हम उनसे बात करेंगे। सर, माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व है, मकर संक्रांति का ये महापर्व है, किस तरीके से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था है? रही बात सुरक्षा की, तो आप देख सकते हैं कि महिला पुलिस पर्याप्त संख्या में तैनात है। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है और नावों से, जेटी से सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई। महिलाओं के लिए स्पेशली हम लोगों ने यहाँ चेंजिंग रूम बनाए हैं और निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है महिला पुलिस के द्वारा, जो महिलाओं की किसी भी स्थिति में सहायता करने को भी तत्पर है। तो हम स्वच्छता, सुरक्षा के साथ में इस माघ मेले को और आने वाले कुंभ को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने वाले। सर, जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ रही है, तो क्या उम्मीदें जता रही, कितनी संख्या में श्रद्धालु आज तक डुबकी लगाएंगे? आज अब तक लगभग 5 लाख श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं और आज हम मान कर चल रहे हैं कि ये 30 लाख से ऊपर का आंकड़ा है। जिस तरीके देख रहे हैं संगम की रेती पर अभी तक जिलाधिकारी प्रयागराज ने बताया कि लगभग 5 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और आने वाले समय में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे, क्योंकि यह मकर संक्रांति हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं कि मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का महापर्व बनता है। तो ऐसे में यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और गंगा स्नान करने के बाद ध्यान और दान कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद नसीम के साथ संजय खान, प्राइम न्यूज प्रयागराज। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।